तो आज आप लोगों के लिए स्मॉल बट बिग थिंग्स का क्लास दूसरा लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यान से समझेंगे और देखेंगे और सुनेंगे। तो कल जहाँ तक हुआ था उससे आगे आज बढ़ना है। आगे देखिए क्या है कि लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगने में क्या क्या कारण हो सकता है, उसी के बारे में जानना है आपको। लोहे पर जंग, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगने में क्या क्या कारण होता है। तो लोहा पर जो जंग लगता है, लोहा पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहा पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। एक बार अगर जो लोहा पर जंग लग गया तो उस जंग को तो आप छोड़ाइएगा तो छूट जाएगा, लेकिन लोहा के वजन में कमी हो जाएगा। मतलब जंग लगने के बाद कुछ लोहा की मात्रा घट जाएगा। तो इसीलिए जो लोहा पहले था उसी अवस्था में प्राप्त नहीं होगा। तो उसी अवस्था में नहीं प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इसीलिए लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होगा? तो रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहा पर जो जंग है ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहा पर जंग किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। लोहा पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। जो लोहा है उस पर जंग लगता है तो उसमें जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों जिम्मेदार हैं। लोहा पर जंग लग जाता है तो उसका भार जो है, वजन जो है बढ़ जाता है। लोहा पर जंग लगने से भार बढ़ जाता है। लोहा पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, लेकिन उसकी आयु घट जाती है। आयु घट जाती है। लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। किसका लेपन? जस्ते का लेपन किया जाता है। और जस्ते का लेपन किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण कहते हैं। जस्तीकरण कहा जाता है। तो कै पॉइंट हुआ? 1 2 3 4 5 पॉइंट। ये कि लोहा को अगर जो जंग लगने से बचाना है तो उस पर जस्ते की परत चढ़ाना होगा, मतलब लेपन करना होगा। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण कहते हैं। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड, लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है।
लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। और जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग। खैरा रोग, धान में खैरा रोग किसके कमी से होता है? तो जस्ते की कमी से होता है। जस्ता की कमी से, यह चीज याद रखना है कि जस्ता की कमी से होता है, धान में खैरा रोग होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। रासायनिक संघटन के आधार पर द्रव को मुख्य 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक संघटन के आधार पर, रासायनिक संघटन के आधार पर, रासायनिक संघटन के आधार पर द्रव को मुख्य 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला प्रकार आपका क्या है? तो पहला प्रकार है तत्व। क्या है? तत्व है। और दूसरा है क्या? यौगिक है। दूसरा है यौगिक, और यौगिक जो कि शुद्ध पदार्थ होता है। यौगिक कैसा पदार्थ होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। और तीसरा है आपका मिश्रण। तीसरा है मिश्रण, जो कि अशुद्ध पदार्थ होता है। अशुद्ध पदार्थ होता है। तो हम लोग सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स कहेंगे तत्व को इंग्लिश में। और यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। कंपाउंड्स। और उसके बाद है कि मिश्रण को तो मिक्सचर कह देंगे। MIXTURA, मिक्सचर कहेंगे। तो अब देखिए क्या है कि शुद्ध पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितना प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? पहला तो तत्व होता है। तत्व है जो कि क्या है? शुद्ध पदार्थ है। और दूसरा जो है यौगिक है। दूसरा यौगिक शुद्ध पदार्थ है। तत्व और यौगिक दोनों क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो अब इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले तत्व के बारे में। सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़ना है। तत्व यानी कि एलिमेंट्स। तो देखिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है। मतलब तत्व जो है वह पदार्थ है
जिसे तोड़कर तोड़कर या जोड़कर अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है, अन्य पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। तो तत्व वह पदार्थ है जिसे तोड़कर या जोड़कर अन्य पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? सूक्ष्मतम। तत्व के सूक्ष्मतम होगा, सूक्ष्मतम। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अभी तक पूरा कितना ज्ञात तत्व है? अभी तक पूरा ज्ञात तत्व है 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें लगभग 92 गो है, जिसमें लगभग 92 गो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में कितना पाया जाता है? पूरा तो 118 तत्व है वर्तमान में, लेकिन प्रकृति में कितना पाया जाता है? तो 92 को पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है। खोजा गया अंतिम तत्व उसमें से कौन है? खोजा गया अंतिम खोजा गया तत्व तो अंतिम खोजा गया तत्व क्या है? तो अंतिम खोजा गया तत्व है अनुसेप्टियम। क्या है? अनुसेप्टियम है, जो कि अंतिम खोजा गया तत्व है। तो अब देखिए तत्व को बांटा गया है आगे कितना भाग में, जो जानना है। अंतिम खोजा गया तत्व अनुसेप्टियम है। अब जो तत्व है तत्व को देखिए बांटा गया है 3 भाग में। तत्व को बांटा गया है 3 भाग में। पहला है आपका क्या? धातु है। दूसरा है अधातु, है, और तीसरा है उपधातु। यही 3 भाग हैं तत्व के। तो देखिए तत्व के ये 3 भाग हैं। तो इसमें देखिए गैस कितना है? गैस की संख्या है 11। और द्रव कितना है? तो द्रव हो जाएगा 2। और बाद बाकी क्या है? ठोस है। ठोस है। और इसमें देखिए क्या है कि उपधातु कितना है? तो उपधातु की संख्या है 7। उपधातु कितना है? 7 है। गैस 11 है, द्रव 2 है, बाद बाकी जो भी है ठोस है। और उपधातु कितना है? तो 7 है। तो उपधातु की संख्या 7 हो गया। अब आगे देखिए इसको बढ़ाते हैं कुछ मेन पॉइंट के साथ। तो अगर जो आप लोग से पूछ लिया जाए कि भू प्रॉपर्टी पर तत्वों का क्रम क्या है? भू प्रॉपर्टी
तो भू पर प्रति पर अगर जो तत्वों का क्रम पूछे, धातु का नहीं, तत्वों का, भू पर प्रति पर तत्वों का क्रम, तत्वों का क्रम, तो भू पर प्रति पर तत्वों का क्रम पूछे तब आपको बोलना है कि ऑक्सीजन प्लस सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, और उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस नहीं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उससे कम सिलिकॉन है, उससे कम एल्युमिनियम है, और उससे कम आयरन है। ये हुआ भू पर प्रति पर तत्वों का क्रम। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। और सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है। और एल्युमिनियम क्या है? तो धातु है। और आयरन क्या है? तो आयरन भी धातु है। तो ये पूछेगा कि जब पूछेगा आपसे कि भू पर प्रति पर तत्वों का क्रम क्या है, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। तो उसमें से एक अधातु, एक उपधातु और 2 धातु हैं। लेकिन इसी पर अगर जो पूछ लिया जाए, इसको पहले याद करने का ट्रिक देखिए, वो बताते हैं कि भू पर प्रति पर तत्वों का क्रम में आपको याद रखना है ऑक्सी एलो। क्या याद रखना है? ऑक्सी एलो। तो ऑक्सी एलो याद रखना। इससे क्या हुआ? ऑक्सी से क्या हो जाएगा? पहले देखिए, ऑक्सी से हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सी से हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर इस सी जो है, इस सी से क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। और एलो, ए से क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। और लो तो आयरन को लोहा भी बोला जाता है, आयरन को क्या लोहा कहते हैं। तो लो से हो गया लोहा, यानी कि आयरन। याद करने का ट्रिक हो गया ऑक्सी एलो। तो भू पर प्रति पर तत्वों का क्रम ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन है। अब आगे देखिए क्या है। ये तो तत्वों का क्रम है। अब आगे आपको जानना है भू पर प्रति पर धातुओं का क्रम। अगला है भू पर प्रति पर धातुओं का क्रम, धातुओं का क्रम। तो इसमें आपको क्या है, धातुओं का क्रम अगर जो पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा धातु भू पर प्रति पर कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम से कम क्या है? आयरन है। आयरन से कम क्या है? कैल्शियम है। और कैल्शियम से कम क्या है? सोडियम है। तो ये सब हो गया सोडियम। और उससे कम क्या है? तो मैग्नीज है। तो ये हो गया धातुओं का क्रम। और वो जो अगला था वो तत्वों का क्रम था। तो इसको याद करने का देखिए ट्रिक है, ये दोनों उसमें आ जाएगा। मेरा जो ट्रिक है उसमें याद करने का ट्रिक, ऑक्सी एलो कैल्सी, ऑक्सी एलो कैल्सी सोफोमी, ऑक्सी एलो कैल्सी सोफोमी।
तो देखिए ऑक्सी से क्या हो गया, पहले तत्व बताते हैं। तत्व में क्या था कि ऑक्सीजन था, तो ऑक्सी से हो गया क्या चीज, ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सी से हो गया ऑक्सीजन, और उसके बाद सी से हो गया सिलिकॉन तत्व में, और उसके बाद क्या एलो, ए से हो गया क्या चीज, एल्युमिनियम, ए से हो गया एल्युमिनियम, और लो से हो गया लोहा यानी कि आयरन। तो ये हो गया तत्वों का क्रम। अब तत्वों का क्रम हो गया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, अधातु हो गया। सिलिकॉन क्या हो गया, उपधातु हो गया। और बाकी ये दोनों हो गया धातु। तो ये तो तत्व का क्रम हो गया इसी ट्रिक में। अब इसी ट्रिक से देखिए धातुओं का क्रम भी हो जाएगा। धातु का क्रम, तो यहाँ से जो ऑक्सी है, ऑक्सी जो है मतलब ऑक्सीजन जो है इसको हटा दें, सिलिकॉन जो है सिलिकॉन को हटा दें, और उसके बाद यहाँ से लिख ले चल जाए तो आ जाएगा धातु का क्रम। तो ए है तो ए से हो गया एल्युमिनियम। उसके बाद देखिए लो है, लो मतलब आयरन को लोहा कहा जाता है, तो आयरन हो गया ये। अब कैल्सी है तो कैल्सी से कैल्शियम हो गया। सो है तो सो से हो गया सोडियम, सोडियम हो गया। अब पो है तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम भी होगा। देखिए इससे पोटेशियम, एम से मी से हो गया मैग्नीज। तो ये हो गया धातुओं का क्रम। अब आपको जानना है कि भूप्रकृति पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। तो ऑक्सीजन की मात्रा है भूप्रकृति पर 46.6%, 46.6% है। और सिलिकॉन की मात्रा कितना है, तो सिलिकॉन की मात्रा हो जाएगा 28%। आयरन की पूछेगा तो आयरन का हो जाएगा 5%। और एल्युमिनियम की पूछेगा तो एल्युमिनियम की हो जाएगा 8.1%। और उसके बाद कैल्शियम के पूछ लेगा तो कैल्शियम के हो जाएगा 3.5%। और अगर जो सोडियम के पूछा तो सोडियम का हो जाएगा 3%, और बाकी हो जाएगा आधा। ये हो गया मात्रा भूप्रकृति पर। अब आगे देखिए मानव शरीर में तत्वों का क्रम। मानव शरीर में तत्वों का क्रम। मानव शरीर में तत्वों का क्रम क्या है, तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा होता है, पहला नंबर मानव शरीर में सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कम होता है कार्बन, कार्बन से कम होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम होता है कैल्शियम। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा, उससे कम होता है कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कैल्शियम। तो इसी में पूछ लेगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो क्या बोलना है, कैल्शियम बोलना है। ये क्या हो गया, कैल्शियम धातु हो गया। पूछ लेगा आप लोग से कि मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो कैल्शियम बोलना है। और पूछेगा कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन बोलना है।
तत्व हो गया, या फिर इसको अधातु भी कह सकते हैं। सबसे अधिक तत्व बोलेगा तो भी ऑक्सीजन, और सबसे अधिक अधातु बोलेगा तो भी ऑक्सीजन। लेकिन सबसे अधिक धातु बोलेगा तो कैल्शियम बोलना होगा। सबसे अधिक तत्व या सबसे अधिक अधातु मानव शरीर में कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। और सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है? तो कैल्शियम। अब है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो अभी लिखे थे जो अंत में, वो क्या लिखे थे? मैग्नीज लिखे थे। जीवित मानव शरीर में सबसे कम जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व। तो सबसे अंत में अभी क्या लिखे थे? मैग्नीज लिखे थे। तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज है। अब आप लोग को पढ़ना है आगे यौगिक के बारे में। तो अब आप लोग को पढ़ना है यौगिक यानी कि कंपाउंड। यौगिक के बारे में पढ़ना है यानी कि कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो यौगिक के परिभाषा पहले सुनिए क्या है कि जब दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, क्या है कि जब दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक की परिभाषा क्या होगा कि जब दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि जल, तो जल देखिए क्या होता है, लिखाता है H2O। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का 2 अणु लिखा रहा है और ऑक्सीजन का 1 लिखा रहा है। तो 2:1 में मिला रहे हैं इसको जल बनाने के लिए। मतलब हाइड्रोजन तो एक अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ। तो हाइड्रोजन का 2 लिख रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 लिख रहे हैं, मतलब 2:1 में लिख रहे हैं। तो इसको क्या हुआ कि 2 से अधिक, तो इसमें 2 है या 3 को भी मिलाकर बना सकते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट या कुछ भी हुआ। तो कैल्शियम कार्बोनेट कुछ भी वो सब जो होता है 2-3 को भी मिलाकर बना सकते हैं, या 2 होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। तो 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाना चाहिए, मतलब जो मिले वो एक अनुपात के रूप में रहे। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 1 है, तो 2:1 है, तो एक निश्चित अनुपात में मिले तो उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं।
अब आगे देखिए क्या है। यौगिक का निर्माण होता है, यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। मतलब जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे अभी जल लिखे थे, जल का होता है H2O, तो इसमें क्या आ रहा है, वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु है। तो कहता है जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। तो जैसे जल है, तो जल में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। तो जल में हाइड्रोजन का गुण विद्यमान होता है, मतलब जल पीते हैं तो लगता है हाइड्रोजन 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 जैसा, नहीं लगता है। तो उनमें मतलब तत्वों का गुण तत्वों का गुण तत्वों का गुण क्या, विद्यमान। विद्यमान मतलब क्या हुआ कि तत्वों का गुण नहीं होता है, मतलब विद्यमान मतलब शामिल, तत्वों का गुण शामिल नहीं होता है। ठीक। तो जैसे हाइड्रोजन मिल और ऑक्सीजन मिलकर बना जल, तो इसमें लगता है कि पानी जल पीते हैं तो लगता है हाइड्रोजन जैसा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगता है। जैसे शरबत पीजिएगा तो उसमें मीठा लगेगा, चीनी डाल डाल के बनता है शरबत, तो चिनियन चिनियन लगेगा। लेकिन जल पीने पर, पानी पीने पर उसमें लगेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसा, नहीं लगेगा। लेकिन शरबत पीने पर चिनियन चिनियन लगेगा। लेकिन जल पीने पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ लगता है, नहीं लगता है। तो यही कह रहा है कि उसमें उन तत्वों का गुण विद्यमान नहीं होता है, मतलब उन तत्वों का गुण शामिल नहीं होता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम 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 कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अब आगे देखिए, अणुओं के प्रकार क्या है, अणुओं अणुओं के प्रकार। अणुओं के प्रकार हैं, तो अणु के प्रकार देखिए होता है 2। अणु के प्रकार कितना होता है, 2 होता है। एक होता है समअणु, समअणु अथवा तत्व के अणु, समअणु अथवा तत्व के अणु। और एक होता है विषम अणु, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु, अथवा यौगिक के अणु। तो देखिए सम अणु अथवा तत्व के अणु, इसका मतलब क्या हुआ कि सम अणु मतलब एक ही अणु होना चाहिए, और क्या। और यौगिक में होता है 2 3, जैसे कि हाइड्रोजन लिखे तो हाइड्रोजन लिखे तो उसमें केवल हाइड्रोजन रहेगा तो सम अणु हो जाएगा। बल्कि जैसे हाइड्रोजन लिखे H2, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजने 2 मिलके बना है तो सम अणु हो गया। लेकिन इसमें है कि मतलब यही तत्व के अणु, तो तत्व के अणु मतलब हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही तत्व रहेगा, केवल H रहेगा, मतलब केवल H रहेगा तो 2 H रहेगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। तो यही हुआ कि केवल तत्व के अणु मतलब सम अणु, और विषम अणु मतलब यौगिक के अणु। तो जैसे जल लिखते हैं तो H2O, तो इसमें देखिए क्या हो जाता है कि एगो हाइड्रोजन हो जाता है, एगो ऑक्सीजन हो जाता है, तो दोनों अलग अलग हो जाता है कि नहीं, तो अलग अलग हो जाता है। इसका मतलब ये विषम अणु हो गया। और ये हाइड्रोजन लिखे तो केवल हाइड्रोजन है, तो ये सम अणु हो गया। इसीलिए कहता है सम अणु अथवा तत्व के अणु। लेकिन इसका कुछ डिफिनेशन अब थोड़ा जान लीजिए। हाँ,
तो सम अणु अथवा तत्व के अणु अणु ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं समअणु कहलाते हैं। कह रहा है कि ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं। मतलब समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से परमाणु के संयोजन से समान प्रकार के परमाणु के संयोजन से मतलब परमाणु के मिलाकर। ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणु को मिलाकर बनता है वह समअणु कहलाता है। वही कह रहा है कि ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं समअणु कहलाते हैं। तो इसको तो इस प्रकार भी हम लोग कह सकते हैं, ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसको समअणु कहते हैं। सभी तत्वों के अणु समअणु होते हैं, सीधा बात है। जैसे इसमें हो गया सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं सभी तत्व क्या है, समअणु है। क्योंकि तत्व जो भी होता है सिंगल होता है, खुद होता है, उसमें कोई और दूसरा तत्व नहीं मिला होता है, दूसरा परमाणु नहीं मिला होता है। जैसे हाइड्रोजन लिखे तो केवल हाइड्रोजन है, क्लोरीन लिखे तो केवल क्लोरीन है, और ऑक्सीजन लिखे तो केवल ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, समअणु है। इसीलिए कह सकते हैं कि सभी तत्व समअणु है, क्योंकि इसमें और कोई दूसरा चीज मिला होता है, नहीं मिला होता है। तो ये समअणु हो गया। अब देखिए विषम अणु। अब विषम अणु के बारे में जानिए कि ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं। मतलब ऐसा अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के संयोजन से बने होते हैं। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता है, वो विषम अणु कहलाता है। तो इसमें सभी यौगिक विषम अणु होते हैं। जो भी जितना भी यौगिक है सभी यौगिक क्या है, विषम अणु है। क्योंकि इसमें केवल विषम अणु केवल एक तत्व नहीं होता, एक तत्व के परमाणु केवल नहीं होता है, इसमें सभी यौगिक विषम अणु है। जैसे कि देखिए अब इसमें कि उदाहरण में लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले लिए जल, तो जल के लिए क्या लिखते हैं, H2O। तो इसमें देखिए क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु भी है और ऑक्सीजन के परमाणु भी है। मतलब दो तत्व के परमाणु है, इसलिए ये क्या हो गया, विषम अणु हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर जो लिखें हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लिखे तो देखिए केवल हाइड्रोजन के परमाणु। देखिए हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, मतलब केवल हाइड्रोजन के परमाणु है। तो ये समअणु। यहाँ क्लोरीन ऑक्सीजन, यहाँ देखिए तो ऑक्सीजन तो केवल ऑक्सीजन के परमाणु है, तो केवल ऑक्सीजन के परमाणु है। तो ये क्या है, तत्व समान तत्व है और समअणु है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन है तो केवल क्लोरीन के परमाणु है, क्लोरीन दो गो है, तो क्लोरीन दो गो है तो केवल क्लोरीन के परमाणु है। मतलब केवल क्लोरीन के परमाणु मिलकर क्लोरीन तत्व बन रहा है। तो क्या है कि सभी तत्व समअणु है। लेकिन इसमें हो जा रहा है कि हाइड्रोजन के तत्व, हाइड्रोजन अगर जो इस प्रकार लिखे तो क्या लिखाएगा, तत्व H2 लिखेंगे तो क्या क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। लेकिन केवल H कहेंगे तो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा।
केवल H कहेंगे तो परमाणु कहलाएगा, लेकिन H2 लिखेंगे तो तत्व कहलाएगा। तो यहाँ पर केवल H लिखेंगे तो परमाणु, H2 तो तत्व। तो यहाँ H2 लिखा रहा है, मतलब क्या है कि हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु मिल रहा है, ऑक्सीजन तत्व के 1 परमाणु मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 तत्व मिल जा रहा है, तो 2 तत्व मिल जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, विषम अणु कहला जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सभी यौगिक विषम अणु है। उसी प्रकार हम लोग एक उदाहरण और ले लें कि अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं तो CO2 लिखाता है। तो इसमें क्या है कि कार्बन के 1 अणु है, एक परमाणु है, कार्बन के 1 परमाणु है, और उसके बाद ऑक्सीजन के कई परमाणु है, 2 परमाणु है। यहाँ पर कार्बन के 1 परमाणु हो जा रहा है, 1 परमाणु कार्बन के, और ऑक्सीजन के कई परमाणु हो जा रहा है, 2 परमाणु हो जा रहा है ऑक्सीजन के। तो यौगिक के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि कार्बन के 1 अणु हो जा रहा है, ऑक्सीजन के 2 अणु हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन में, यहाँ पर ये हाइड्रोजन में क्या होता है कि 2 परमाणु होता है, लेकिन यहाँ पर केवल हाइड्रोजने रहता है। यहाँ पर है कि कार्बन ऑक्सीजन दो गो अलग अलग मिल जाता है, तो इसीलिए ये विषम है, मतलब अलग अलग नहीं मिलना चाहिए। इसमें देखिए सेम होता है, इसमें जो कि 2 गो अलग अलग हो जाता है। इसीलिए सभी यौगिक विषम अणु हैं और सभी तत्व सम अणु हैं। सभी यौगिक विषम अणु और सभी तत्व सम अणु। क्या है, केवल H रहेगा तो क्या रहेगा, परमाणु होगा। केवल H क्या होगा, परमाणु होगा, और H प्लस H मिलकर H2 होगा, तो क्या होगा, अणु होगा। तो क्या है कि तत्व और इधर यौगिक। तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर केवल अगर जो H देंगे तो ये तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा, लेकिन ये तत्व नहीं अभी बना। तत्व बनाने के लिए इसमें एगो H और जोड़ना पड़ेगा। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, लेकिन तत्व केवल H रहेगा तो ये तत्व नहीं बनेगा, कहलाएगा। केवल H रहेगा तो तत्व नहीं कहलाएगा, इसमें एक H और डालना पड़ेगा, तो H2 रहेगा, तो ये तत्व कहला जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब तत्व हो गया। तो ये हो गया तत्व। और यौगिक, तो यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो ये जो H2 हो गया तो ये अणु हो गया, लेकिन यौगिक यह अभी नहीं बना। इसी में अगर जो ऑक्सीजन ला देते हैं तो H2O जब हो जाता है तो यौगिक बन जाता है। आप जानना है परमाणुकता। परमाणुकता मतलब क्या, एटोमिसिटी परमाणुकता। एटोमिसिटी हो गया परमाणुकता। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता किसको कहते हैं, तो परमाणुकता
घुसल है।